A ball is dropped from the top of a height building with a constant acceleration of 9.8 meter per second square. What will be its velocity after 3 seconds? एक टावर के ऊपर से हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया दिस मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी पूछी है। वी नो दैट when a body moves in a straight line with constant acceleration, the equation of motion is v is equal to u plus a into t। यहाँ पर v जो है वो होती है t टाइम पर वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी दैट इज जब t इक्वल टू 0, जब से हमने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया है उस टाइम पर जो वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी वह u है और एक्सेलरेशन a है। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 टाइम, हमें 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है तो हम 3 पुट करेंगे तो इससे v की वैल्यू आती है 3 इंटू 9.8 दैट इज 29.4 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। In this question, we are given that one local and another express train were proceeding in the same direction on parallel tracks at 29 km per hour and 65 km per hour respectively. That is, same parallel track पर दो ट्रेन लोकल और एक एक्सप्रेस ट्रेन 29 km per hour और 65 km पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। द ड्राइवर ऑफ द फॉर्मर नोटिस दैट इट टुक एग्जैक्टली 16 सेकेंड्स फॉर द फास्टर ट्रेन टू पास बाय हिम। जो लोकल ट्रेन जो स्लो चल रही है उसका ड्राइवर नोटिस करता है कि फास्टर ट्रेन का जो ड्राइवर है वह 16 सेकेंड्स लेता है उसको पास करने में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन? हमें इस फास्टर ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि जो लोकल ट्रेन है उसके ड्राइवर को इस फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या दिखेगी। अगर हम उस ड्राइवर की तरह देखें तो उस ड्राइवर को यह फास्टर ट्रेन 65 माइनस 29 दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ मूव करती हुई है लगेगी। अब मान लीजिए जब हमने ये स्पीड निकाली तो हम बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं। मतलब इफेक्टिवली हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि एक जो ये ट्रेन है लोकल ट्रेन, ये मान लीजिए रुकी हुई है, ये उसका ड्राइवर यहाँ पर इस जगह पर है, फास्टर ट्रेन आती है और यह उसको क्रॉस करती हुई आगे जाती है। जब ये इसका जो एंड है, जो सेकंड एंड पॉइंट है, वो यहाँ पर पहुँचता है उतने टाइम में, वो टाइम है 16 सेकेंड्स। दिस मीन्स 36 किलोमीटर पर आवर से यह ट्रेन इफेक्टिवली इस लोकल ट्रेन के ड्राइवर को मूव करती हुई दिखेगी और 16 सेकंड में वह इसे क्रॉस कर जाएगी। दिस मीन्स दैट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 16 सेकेंड्स इज लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। हमें अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में मीटर्स में दिए हुए हैं, तो इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 36 किलोमीटर पर आवर कैन बी रिटन एज 36 इंटू 1000 एज 1 किलोमीटर इज 1000 meters and 1 hour is 3600 seconds, and as we have to multiply this with 16, so this is equal to this value in meters. This 2 0 cancelled out,
36 cancelled. So the answer is 10 into 16, that is 160 meter. So option C is correct. If in a certain code sand is VDQG and bird is ELUG, then what is the code for love? पहले हम सैंड का कोड को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे. एस के बाद आता है टी यू देन वी, ए के बाद बी सी देन डी. इसी तरह से हम बाकी कंपेयर करें तो सैंड और उसके कोड के अगर हम लेटर वाइज कंपेयर करें तो बीच में 2 लेटर्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में गायब हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वह उसके कोड में आता है. वैसे ही बर्ड को देखें अगर हम तो बी के बाद आएगा सी डी देन ई, आई के बाद जे के देन एल. इसी तरह से बाकी 2 लेटर्स भी आते हैं. तो लव का कोड होगा एल के बाद एम एन ओ, ओ के बाद पी क्यू आर, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई और ई के बाद एफ जी एच. सो द कोड फॉर लव इज ओ आर वाई एच. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. In a family, a couple has a son and a daughter. The age of the father is 3 times that of his daughter, and the age of the son is half of his mother. The wife is 9 years younger to her husband, and the brother is 7 years older than his sister. What is the age of the mother? इस क्वेश्चन में हमें मदर की एज फाइंड करना है, तो उसे हम x मान लेते हैं. तो हमें अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब हम जहाँ पर कंडीशन में मदर के बारे में कहा गया होगा हम उस कंडीशन को सबसे पहले देखेंगे. वी आर गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ हिज मदर. जो सन की जो एज है वो मदर की एज के हाफ है. तो सन की एज होगी x/2. दिस इज सन्स एज. मदर्स एज is x. अब गिवन कंडीशन में द वाइफ इज 9 years younger to her husband. तो इस कंडीशन से हम हस्बैंड की एज निकाल सकते हैं. क्योंकि वो 9 years यंगर है तो अगर हम उसमें 9 years ऐड कर देंगे तो हमें फादर्स की एज मिलेगी. सो फादर्स एज इज x+9. In the first condition, we are given that age of the father is 3 times that of his daughter. हमने x के टर्म्स में फादर की एज निकाल ली, वो आई x+9. तो अगर हम इसको 1/3 कर देंगे तो हमें डॉटर्स एज मिलेगी. Now the remaining condition that we have not yet used is the brother is 7 years older than his sister. जो ब्रदर है वो 7 साल उसकी बहन से बड़ा है. तो daughter's age is x+9/3. Adding 7 to this number, we should get age of the son, that is his brother, that is x/2. So we have finally got a equation in x. Solving this will give the value of x, that is mother's age. दोनों साइड को हम 6 जो कि 3 और 2 का एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x + 18 + 7 × 6 दैट इज़ 42. और जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x. 2x यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x, दैट इज़ 3x - 2x. x 42 + 18 is 60. So x comes out as 60. So option D is correct. In this question, we are given this series and we are required to find among the following given options which is a term of this series. हमें इन 4 ऑप्शन में से उस टर्म को फाइंड आउट करना है जो इस सीरीज में ऑकर होगी.
पहले हम इस सीरीज़ के पैटर्न को ढंग से ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम इस सीरीज़ की टर्म्स को देखें तो न्यूमरेटर को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 + 1 = 9। फर्स्ट टर्म में इस तरह से डिनोमिनेटर आता है। सेकंड टर्म में हम इसे 2 से इंटू करेंगे और 2 ऐड करेंगे क्योंकि सेकंड टर्म है, तो ये आएगा 20। इसी पैटर्न को अगर हम आगे देखेंगे तो एक बार हम चेक करते हैं कि यह पैटर्न फॉलो होता है या नहीं। इसको अगर हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 39 × 2 दैट इज़ 78। उसमें अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 86। दिस मीन्स अगर यह पैटर्न जो हम चेक कर रहे हैं कि पैटर्न फॉलो होता है नहीं, अगर ऐसा हुआ तो यह 8th टर्म होनी चाहिए। हम चेक करते हैं क्या यह 8 टर्म है। अभी तक हमने देखा कि न्यूमरेटर अगर गिवन हो हमें तो हम किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, प्रोवाइडेड दैट वी नो विच टर्म वी आर फाइंडिंग द डिनोमिनेटर। अब हम न्यूमरेटर के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। 4 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। हम जानते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट टर्म अगर ए है तो इसकी नेक्स्ट टर्म इस पिछली टर्म में डी ऐड करने पर मिलेगी। इसमें हम डी और ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। इस तरह से हम सारे टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हम चेक करते हैं क्या यह एपी है, मतलब जो न्यूमरेटर्स लिखे हैं इन टर्म्स में क्या वह एपी हैं। अगर ये एपी हुई तो 4 + 5 सेकेंड टर्म आई। 4 + 2 × 5 ऐड करेंगे तो हमें तीसरी टर्म मिलेगी। वैसे अगर हमें 8th टर्म निकालना है तो 4 + 5 × 7 हम ऐड करेंगे तो हमें 8th टर्म मिलेगी। तो यह आएगा 35 + 4 दैट इज़ 39। तो यह पैटर्न जो हमने चेक किया यह इस सीरीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब हम चेक करेंगे कि इसी पैटर्न को सेटिस्फाई करता हुआ कौन सा ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन इस तरह के पैटर्न को सेटिस्फाई करेगा वह इस सीरीज़ में ऑकर होगा, वही हमारा सही ऑप्शन होगा। 4 + 5 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 5 = 19। तो यह ऑप्शन ऑकर होने के चांसेस हैं क्योंकि 19 डिनोमिनेटर यहाँ पर आ रहा है। अगर हम देखें कि ये टर्म जो है वह 4 + 5 9, then 9 + 5 दैट इज़ 14, then 14 + 5 दैट इज़ 19। मतलब यह चौथी टर्म होगी। अगर इस सीरीज़ में आई तो चौथी टर्म होगी। इसे हम 2 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 38 और प्लस हम जो नंबर ऑफ टर्म है वह 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 42 दैट इज़ द डिनोमिनेटर। तो ऑप्शन बी इस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वह करेक्ट है। हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे तो यह गलत होंगे। In a group of 5 people, K, L, M are ambitious, M, N and R are honest, L, M and N are intelligent, and K, N and R are industrious. Among these, neither industrious nor ambitious person would include. In this question, we are asked which among the given options is neither industrious nor ambitious. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें which says K alone, अब क्योंकि K ambitious है तो यह ऑप्शन गलत है। L and R says सेकंड ऑप्शन, L ambitious है तो यह ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि L हमसे वो पूछा है कि जो ambitious भी ना हो और industrious भी ना हो, तो L क्योंकि ambitious है इसलिए ऑप्शन गलत हुआ। M and N, M ambitious है इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हुआ। तो केवल एक ही आंसर अब सही बचता है, वो है नन इन द ग्रुप। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द 8 मीटर लॉन्ग शेडो ऑफ ए 6 मीटर लॉन्ग पोल। तो एक 6 मीटर लॉन्ग पोल जो है उसकी शेडो 8 मीटर की है। एक मैन यहाँ पर खड़ा है, उसकी शेडो 2.4 मीटर आती है। तो हमसे इसकी हाइट पूछिए, हम इसे h मान लेते हैं। अब वी नो दैट एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ सन
as both these case are simultaneous will be same, that is this angle will be same. So as this angle is 90 degree, so this angle, third angle, will also be same. So these two triangles are similar. So h upon 6 will be equal to 2.4 upon 8. This implies h is equal to 6 upon 8 into 2.4. Now 8 3s are 24, so this is 0.3. 6 into 0.3 is 1.8 meter. So option C is correct. In this question, we are given that the angles of a triangle are in the ratio 4:3:2, and we are given 4 options. You have to find the correct option. If the angles are in the ratio 4:3:2, we can take them as 4k, 3k and 2k, where k is a constant number. Their sum we know will be 180 degree as it forms a triangle. So this is 9k is equal to 180 degree. This implies k is equal to 20 degree. So the angles are 4 into 20, that is 80 degree, 3 into 20, that is 60 degree, and 2 into 20, that is 40 degree. Now let us check the option. First option says that the triangle is obtuse. As no angle is greater than 90, so the triangle is not obtuse. So the triangle is acute. So D option is correct. But let us check the option B and C also. B says that it has one angle greater than 180 degree, which is not possible. C says it is a right triangle, but none among the 3 angles is 90 degree, so only option D is correct. We are given that x plus 2y is equal to 2x plus y, and we are asked the value of x square upon y square. Taking this x on the right hand side and y on the left hand side, we get 2y minus y, that is y, is equal to 2x minus x, that is x. So x is equal to y, therefore x square by y square will be 1. So option B is correct. In a carrom board game competition, m boys and n girls, where m is greater than n, that is number of boys is greater than number of girls of a school participate, in which every student has to play exactly one game with every other student. That is, हर स्टूडेंट हर दूसरे स्टूडेंट के साथ एक गेम जरूर खेलेगा. Out of the total game played, it was found that in 221 games, one player was boy and other was a girl. हमें दिया है कि 221 गेम्स में एक प्लेयर लड़का था और एक प्लेयर लड़की थी. Now consider the following statements. The total number of students that participated in the competition is 30. Second statement says the number of games in which both players were girls is 78. We have to check which option among the given 4 is correct. सबसे पहले मान लीजिए m बॉयज़ हैं और n गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो इनके बीच में होंगे वो होंगे m इंटू n, क्योंकि एक बॉय को हमें चुनना है तो उसके m तरीके, किसी भी एक को चुन सकते हैं, और एक गर्ल को चुनना है तो उसके n तरीके. तो mn तरह से इस तरह के हम पेयर बना सकते हैं जिसमें एक बॉय और एक गर्ल हो. दिस मीन्स m इंटू n is equal to 221 as given in the question. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 221 ऐसे गेम्स थे जिसमें एक बॉय और एक गर्ल प्लेयर थी. So m into n is 221. If we factorize this 221, we see that 221 is 13 into 17. One more interesting thing that we can note is 13 and 17 are both prime numbers. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक नंबर m होगा और एक नंबर n होगा.
एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 221 बॉयज़ हों और एक गर्ल हो, लेकिन हमें गिवन है कि m और n दोनों ही 1 से बड़े हैं, तो कोई भी नंबर 1 नहीं हो सकता। इसलिए यही दो पॉसिबिलिटी हैं कि m 17 होगा, क्योंकि m ग्रेटर देन n है। सो m is 17 and n is 13. This means 17 are boys and 13 are girls. So total will be 30. तो पहला ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट वह सही हो गया। अब हम दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि द नंबर ऑफ गेम्स इन विच बोथ पेयर्स वेयर गर्ल्स इज 78। 13 गर्ल्स हैं, हम इसमें वो नंबर ऑफ गेम्स निकालेंगे जिसमें दोनों ही प्लेयर गर्ल्स हों। 13C2 gives us number of ways in which we can select two girl players among 13, and this is given by the formula 13 into 12 divided by factorial 2, that is 13 into 12 upon 2, so 13 into 6 is 78. So second statement is also correct. Now look at the option. The first says only 1 is correct, the second only 2 is correct, third says that both the statements are correct. So option C is the right answer.